हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम संदीप है, ठीक है। और मैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीए या सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखा गया है कि फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं स्टैटिस्टिक्स सेक्शन में। और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात करोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के, इन केस अगर आपका हाईएस्ट मार्क्स अगर 10 हो और अगर 20 मार्क्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन पक्का 20 मार्क्स का इस चैप्टर से आना ही आना है बच्चा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें करना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो बच्चा, जो वर्ड है कोरिलेशन, उसको मैंने एक अपना वर्ड दिया है। ये कोई डिक्शनरी में अगर इस वर्ड को खोजने जाओगे तो शायद आपको मतलब मिले, लेकिन ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। वर्ड है कोरिलेशन। को का मतलब क्या होता है? हम आपने सुना होगा ये मेरा साथी है, हम कहते हैं ना ही और शी इज माई पार्टनर, ही इज माई को मेंबर। को मतलब जो मेरे साथ है, यानी कि जब हम रिलेशनशिप निकाल रहे होते हैं तो वैसे केस में हमें 2 डाटा की जरूरी होती है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल डाटा, उसे हम कोरिलेशन कहते हैं बच्चा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं प्राइस और डिमांड के बारे में। देखो, आप सभी ने बचपन से पढ़ा है कि जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। यानी कि अगर हम बात करें प्राइस और डिमांड के केस में तो वहां पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, जिसको बहुत लोग अपोजिट रिलेशन भी कहते हैं। लेकिन जब वही मैं बात करूं प्राइस और सप्लाई के बारे में बच्चा, तो प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या है रिलेशनशिप? तो जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ जाता है, और जब प्राइस घटता है सप्लाई भी घट जाता है। क्यों? तो भाई हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो ज्यादा कमाना चाहता है, ज्यादा प्राइस में। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेकिन खैर वो हमारे टॉपिक का मतलब नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? तो हमें तो बस रिलेशनशिप निकालना है। तो सर रिलेशनशिप होता क्या है? सपोज करो एग्जांपल है एस और ए। मान लो एस और ए, एस जो है वो ए का फादर है या मदर है, और ए जो है वो एस की या तो सन है या डाउटर है। चूंकि यहां देख के नहीं पता चल सकता, तो सपोज करो ऐसा है। तो अगर मैं ए से पूछूं हु इज एस, तो एस कह सकता है दैट ही इज और ही इज माय फादर और शी इज माय मदर। या जब हम एस से पूछे हु इज ए, तो एस कह सकती है ही इज माय सन या शी इज माय डाउटर। यानी कि हमें रिलेशनशिप निकालने के लिए 2 डाटा चाहिए। हम खुद से क्या कहेंगे? आई एम आदमी फॉर माई सेल्फ। कभी नहीं सुने होगा बच्चा, सुनने में ऑड लगता है, पॉसिबल भी नहीं है। तो हमें 2 चीज चाहिए, हमें 2 डाटा चाहिए। तो वो डाटा कौन सा होगा सर? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? आपने अपने पहले के चैप्टर से पढ़ा होगा कि सीरीज 3 प्रकार का होता है। सर अभी आपने डाटा कहा और अब आप सीरीज कह रहे हैं, दोनों एक ही बात है बच्चा, बस शब्दों का हेर फेर है। डाटा कहो चाहे सीरीज कहो, बेसिकली हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ डाटा होता है, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज के रूप में, तो उसके लिए हम उसको सीरीज भी कहते हैं। तो दोनों एक ही चीजें हैं, इवैल्यूएशन करना और कुछ खास नहीं। तो जब हम बात करते हैं किस डाटा का या किस सीरीज का, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज को ही लेते हैं। हम डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज के बीच में कंपैरिजन नहीं करते। क्यों सर? तो वो डाटा का रिलेवेंट नहीं होता है, वहां पे हमें इंडिविजुअल सीरीज चाहिए। सर एग्जाम के बुक में देखा गया है या एग्जामिनेशन में देखा गया है कि सीरीज डिस्क्रीट सीरीज भी आता है। तो वैसे केसेस में हम एक डाटा, और जैसे सपोज एक्स और एफ दिया हुआ है तो हम एक्स को एक डाटा और फ्रीक्वेंसी को उसके अलग डाटा मान के बनाते हैं। लेकिन हम कभी भी वहां पर डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज कंसिडरेशन में नहीं ले सकते। चलिए, कोरिलेशन हमेशा लाइज बिटवीन -1 to +1। सर 1 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? देखो बच्चा, सपोज करो ये एक एप्पल है। सर ये एप्पल तो नहीं है, मान लो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हमें ड्राइंग की क्लास करनी है, हम तो मैथ्स पढ़ने हैं, हम तो स्टैट्स पढ़ने हैं। तो मान लो कि एक एप्पल है और 2 भाइयों में बांटा गया है, तो एक को आधा मिलेगा, एक को आधा मिलेगा। तो आपने कितने एप्पल को 2 भाइयों में बांटा? सर 1 को। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 1/2 + 1/2 कर दूं तो वो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चा हम एक चीज को डिवाइड करते हैं, इसलिए यहां पर
हमेशा जब कभी भी कोरिलेशन निकाला जाएगा उसका आंसर -1 के लेकर के +1 तक जा सकता है, ना +1 के ऊपर जा रहा जाएगा ना -1 के नीचे जाएगा। इन केस अगर ऐसा होता है तो आपका आंसर गलत है। आपको एक बार अपने आंसर को रिवैल्यूएशन करने की जरूरत है। आपने गलती किया है नहीं, आपने कांड किया है और आपको अपने कांड को देखना होगा कहाँ गलती करके आ रहे, क्योंकि आपके 10 या 20 नंबर का सवाल है बच्चा। इसीलिए ध्यान रखिएगा हमेशा कोरिलेशन -1 से +1 के बीच में रहे। अगर -1 रहा तो परफेक्ट नेगेटिव, यानी एकदम कट्टर दुश्मन है बाबू। दो डाटा एकदम एक दूसरे के बराबर नहीं है, कहीं से भी किसी भी रूप में एक दूसरे के बराबर नहीं है। एक उत्तर है तो एक दक्षिण, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, कोई इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है। और अगर +1 रहा तो पॉजिटिव है, आहा क्या मित्र है मेरा, एक ऐसा दोस्त है जिसे कहते हैं ना हमें भाई है, हमारा भाई है, तो वो हमारा भाई है +1। सर 0 रहा तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है बच्चे। मुझे बराक ओबामा नहीं जानता, मैं बराक ओबामा को नहीं जानता। हम लोग, आपने सुना होगा डायलॉग मारते हुए कि मेरी भी इज्जत है भाई, मैं उससे बात नहीं करता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो मुझे नहीं जानता, वो आज तक मुझे नहीं देखा, मैंने उसे देखा टीवी पे, मैंने कभी पर्सनली उसको नहीं देखा। हमारे उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ही नहीं। इसीलिए 0, नो रिलेशन। आगे अगर बढ़े बाबू, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहे तो हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप देख सकते हो यहां मैंने एरो बना के रखा है। जब मैं प्राइस और डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं तो इनके एरो सेम डायरेक्शन में, और यहां पे आप देखिए, सॉरी यहां डिमांड नहीं होगा बच्चा लोग, यहां सप्लाई होगा, सॉरी यहां पर सप्लाई होगा। तो जब हम बात करते हैं प्राइस और सप्लाई के बीच में, तो देखो बच्चा प्राइस और सप्लाई का जो एरो दिखा रहा है वो सेम डायरेक्शन, वो क्या बता रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। लेकिन अगर हम बात करें प्राइस और डिमांड में, तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। यहां पे एक चीज को गौर कर सकते हैं बच्चा कि इनका सेम डायरेक्शन है लेकिन यहां इनका अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब क्वेश्चन में भी बाबू अगर आपको 2 इंडिविजुअल सीरीज दिया है और आप देख रहे होगे कि दोनों सेम डायरेक्शन में या तो बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल इसमें देना चाहूं तो देखिए यहां पर सपोज करो बाबू एक x है 1 2 3 4 और 5 और एक y है 10 20 30 40 और 50। तो बाबू अगर यहां आप देख सकते हो इसको तो इनका डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये भी नीचे की ओर आते वक्त बढ़ रहे हैं और ये भी नीचे की ओर आते हुए ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी क्या उसका वैल्यू आएगा वो तो हम निकालेंगे आगे, हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के बारे में इनकेस हमारा क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में और दे देता है, अब पूछ देता है आंसर इज पॉजिटिव नेगेटिव बोथ या नन, तो हमारा आंसर होगा पॉजिटिव। कैसे सर? तो हम देख रहे हैं कि दोनों नीचे की ओर आते वक्त बढ़ रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? देखो सपोज करो कि x तो यही रह जाए लेकिन y थोड़ा चेंज कर जाए, वो हो जाए 50 40 30 20 और 10। तो देखो बच्चा ये इधर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो बढ़ रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है तो बढ़ रहा है, यानी कि इनका डायरेक्शन अपोजिट में है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। ऐसे केस में कोरिलेशन हमेशा नेगेटिव होगा बच्चा, हमेशा नेगेटिव होगा। वैल्यू क्या आएगा वो बात की बात है, वो जब हम इनके मेथड्स को पढ़ेंगे तब हम उनमें जानेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमारा बेस क्या होगा। लेकिन अभी के लिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इन केस अगर डायरेक्शन दो इंडिविजुअल सीरीज का सेम हो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। वहीं अगर डिफरेंट रहा, वहीं अगर डिफरेंट रहा, डिफरेंट यानी कि अलग डायरेक्शन में हो तो वो हमेशा नेगेटिव रहा। तो सेम रहा तो पॉजिटिव, डिफरेंट रहा तो नेगेटिव। ठीक है, हाँ बच्चा लोग, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इनके फॉर्मूलाज के बारे में या मेथड्स के बारे में। तो देखो सबसे पहला जो मेथड है वो देने वाले का नाम है डॉक्टर कार्ल पियर्सन। ठीक है, डॉक्टर कार्ल पियर्सन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। याद रखिएगा इस बात को बच्चा, कभी कभी एग्जामिनेशन के आपके क्वेश्चन में पूछ देता है कि कार्ल पियर्सन कौन थे, तो ये गलती से भी मत कर देना कि वो स्टैटिस्टिशियन थे, नहीं, वो इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के एक बहुत अच्छे जानकार थे। और हाँ, अलग बात है कि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन वो थे इकोनॉमिस्ट। ये हो सकता है एग्जामिनेशन में इनकेस अगर आप पे क्वेश्चन आ जाए तो इकोनॉमिस्ट आप मारना
यानी कि इकोनॉमिस्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना और किसी को नहीं करना, ठीक है। कार्ल पियर्सन साहब के दिए हुए कोरिलेशन के मेथड को हम डिनोट करते हैं आर से। आर लिखने का दो तरीका होता है, आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे आप आर लिखते हो वैसे लिख सकते हो, यहाँ कोई मेथड नहीं है कि ऐसे ही लिखना चाहे ऐसे लिखना, जैसे आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। जिसको डिनोट किया जाता है बाबू, या जिसको जाना जाता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के नाम से। देखो कार्ल पियर्सन साहब ने बेस रखा है दो चीजों को, किनको किनको, तो सबसे पहले उन्होंने बेस यानी बेसिस रखा है अपने मीन को। मीन आप सभी जानते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में 3 पार्ट हुआ करते थे, मीन मीडियन मोड, जिसका सबसे पहला पार्ट था अरिथमेटिक मीन। तो इन्होंने जब बेसिस रखा है मीन को, या जब उन्होंने बेसिस रखा है अज्यूम्ड मीन को, जब वो मीन को बेस मान के चलते हैं तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, जिसमें कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो जिसमें कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई यानी सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई n माइनस मीन ऑफ x इंटू मीन ऑफ y। ये क्या है सर, तो बाबू देखो कुछ किताबों में स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे लिखा जाता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एस डी एक्स एस डी वाई। सर ये है क्या, देखो बच्चा ये जो है ना इसे स्मॉल सिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो सर कैपिटल सिग्मा किसको कहते हैं, तो वो समेशन हुआ, याद है आप लोगों ने मीन पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने समेशन शब्द को देखा होगा, तो ये कैपिटल सिग्मा है बच्चा और ये स्मॉल सिग्मा है। तो कैपिटल सिग्मा को, ठीक है, कैपिटल सिग्मा को कुछ किताबों में कैपिटल सिग्मा को कुछ बुक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल सिग्मा का प्रयोग करते हैं। कैपिटल सिग्मा समेशन यानी सम को कहता है, सम ऑफ होता है। और यहाँ पर इन केस अगर आपसे ये लाइन नहीं बनी है, 6 नहीं है बच्चे, इसको कृपया करके 6 नहीं लिखना, 6 ऐसे होता है, ये ऐसे है, ठीक है। इन केस अगर आपसे ये ना बने तो आप एस टी लिख देना, एस टी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसको समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर ये ना बन सके इसके जगह पर आप चुपचाप से हंसते हुए एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को लिख देना, ठीक है, वो कंसिडरेशन में ले लिया जाएगा। ये क्या है सर, ये यहाँ पे जो साइन आप बना है ये क्या है, तो बच्चा इसे मीन ऑफ एक्स कहते हैं, यानी एक्स सीरीज का जो मीन आप निकालोगे ना उसे कहा जाता है। और ये क्या है, तो इसे मीन ऑफ वाई कहते हैं। आप बहुत सारे लोग इसको एक्स बार वाई बार कहते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्स बार और वाई बार, ये इसे मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई कहा जाता है। तो इन केस अगर आप कहीं सुने तो उनको समझाने मत लग जाइएगा नहीं नहीं ये मीन है, आप मान लेना कि ठीक है एक्स बार, लेकिन याद रखना इसे कहा जाता है मीन ऑफ एक्स और इसे कहा जाता है मीन ऑफ वाई। तो जब मीन के बेसिस पे कार्ल पियर्सन साहब ने समझाने की कोशिश किया तो उन्होंने इस फॉर्मूले को डिफाइन किया। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट होते तो आपके लिए वरदान है ये फॉर्मूला, चूंकि क्वेश्चन को बड़े आराम से बनाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में इस फॉर्मूले को उतना कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता, क्योंकि आपको पूरे टोटल 10 आउट ऑफ 10 नंबर चाहिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बड़ा फॉर्मूला की तरफ चलिए, यानी कि आप अज्यूम्ड मीन के बेसिस पर इसको बनाइए। कैसे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोरिलेशन बराबर n यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर मतलब क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि 2 डाटा होता है यानी पेयर जोड़ा, तो कितने जोड़े हैं यानी 10 है 20 है जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम उसको आगे समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू, हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी बस उसको फॉर्मूला को समझिए, n समेशन dx इंटू समेशन dy। dx dy का मतलब होता है सम ऑफ dx इंटू dy। देखो बच्चा यहाँ पर अगर मैं बात करूं समेशन dx dy का, तो इसका मतलब होता है सम ऑफ dx इंटू dy। जब dx और dy को जब मल्टीप्लाई करते हैं और उनके वैल्यूज को जब हम जोड़ते हैं तो उसे समेशन ऑफ dx dy कहते हैं। ये क्या है, तो समेशन dx है यानी dx का सम, ये क्या है तो dy का सम। सर d क्या है, यहां तो कहीं d नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट इज डी, डी का मतलब होता है बाबू लोग डेविएशन, डी का मतलब होता है डेविएशन।
देखो बाबू, जब बहुत बड़ा डाटा, जब डाटा बहुत बड़ा होता है ना बच्चा, जब 1,00,000 2,00,000 डाटा होते हैं, 1000 में बात करो ना, तो थोड़ा उसमें मीन निकालने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उतना बड़े डाटा को सम करना, उनको डिवाइड करना। उस केस में क्या करते हैं ना, हम अपने डाटा में से किसी एक को मान लेते हैं, कंसिडरेशन ले लेते हैं कि वो मेरा अज्यूम्ड होगा, यही कहीं होगा, क्योंकि है तो सेंट्रल टेंडेंसी, होगा तो कहीं ना कहीं बीच में ही बाबू। अगर डाटा अरेंज्ड है तो मीन तो हमारा बीच में होगा, ये तो संभव है और ये पॉसिबल भी है। हाँ सर, ये तो पॉसिबल है। तो हम, लेकिन एग्जैक्टली वही मेरा मीन होता हमको नहीं पता, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं ना बच्चा, हम एक मान लेते हैं, हम कंसिडरेशन कर लेते हैं कि एक मेरा अज्यूम्ड है, ठीक है। और उससे जब हम जो डाटा दिया रहता है, जब उसको माइनस करते हैं ना बच्चा, जब हम डाटा को उस अज्यूम मीन से माइनस करते हैं, तो उस माइनस करने को डेविएशन कहा जाता है, यानी डेविएट करना, भटकाना, ताकि हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच सके, क्या हमने सही कंसीडरेशन किया था या गलत किया था। डेविएशन क्या रहेगा, तो सिंपल से कहना, सीरीज को अज्यूम से माइनस करना, दैट इज डेविएशन। यानी कि इसको आपके स्टैटिस्टिक्स के भाषा में कहा जाता है x माइनस ए। और सर y रहा तो y रहेगा तो y माइनस है, ए अज्यूम्ड रहेगा, x का रहा तो x से माइनस कर देना, जब आप y से अज्यूम करोगे तो y से माइनस कर देना। याद रखना, x से y को माइनस मत करना, y वाले से x को माइनस मत करना, वरना बन जाएगा खिचड़ी, तुमको मिल जाएगा आर्यभट्ट का तोहफा, यानी कि 0। तुम तो कहोगे हम तो बहुत छक्का मार के आए थे, तुमको पता ही नहीं चला, तुम तो बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। ये गलती नहीं करना, ठीक है। आगे आइए, यहां पर अंडर रूट, फिर डिवाइडेड होगा अंडर रूट n इंटू समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल के पास, और एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे क्या और कैसे इस फॉर्मूला को यूज करना। मैं एक एग्जांपल इस पे ही बताऊंगा और एक एग्जांपल इस पे भी बताऊंगा, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने उतार लिया होगा बच्चा लोग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो बेसिस होगा इसका मीन, ऑन दी बेसिस ऑफ मीन, यानी कि सर फॉर्मूला होगा कोवेरियंस xy डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। बच्चा हो सकता है आपके टीचर आपको बताएंगे कुछ इस प्रकार लिख करके, तो समेशन xy, जो आपके प्यारे प्यारे सर होते हैं ना, वो आपको बताएंगे समेशन xy डिवाइडेड बाय n माइनस मीन ऑफ x इनटू मीन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो बाबू ये मत कहना कि संदीप सर आप तो ये बताए थे, मेरे टीचर ये बताए थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपके टीचर ने बताया, ये इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने वहां लिखवाया भी है, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो समेशन xy डिवाइडेड बाय n माइनस मीन ऑफ x इनटू मीन ऑफ y। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चा, हमें सबसे पहले निकालना होगा मीन ऑफ x और मीन ऑफ y। मीन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का हम यूज करेंगे बाबू लोग, तो सर हमारा फॉर्मूला होगा मीन बराबर समेशन x डिवाइडेड बाय n, अगर हम मीन ऑफ x निकालेंगे तो, और अगर हम मीन ऑफ y निकालेंगे तो समेशन y डिवाइडेड बाय, यानी कि हमें इसे ऐड करना होगा। फिर से मैं बोलता हूं, अगर x का मीन निकालना है तो इसका सम n से, यानी नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, और y को इसका सम नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे। तो ये निकालते हैं, इसको सम करते हैं सबसे पहले। तो 20 20 20 40 60 70 और 75 इसका सम आता है, और 18 24 28 30 इसका सम आता है। अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो 75 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 15 आएगा, और अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6 आएगा। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, तो बाबू अब हमें डी मीन निकालना है। सर डी मीन क्या होता है, डी मीन का मतलब होता है x माइनस मीन ऑफ x, और अगर डी मीन ऑफ y निकालना हो तो सर तो x नहीं होगा बाबू, माफ करना, y होगा माइनस मीन ऑफ y। ठीक है, ठीक है सर। तो सबसे पहले मीन ऑफ x कितना है सर, तो यहाँ पे मीन ऑफ x 15 है, तो हम यहाँ लिख देंगे मीन बराबर 15। क्यों लिखेंगे सर, हमारे लिए, ताकि हमको बार बार नीचे नहीं देखना पड़े, हम डायरेक्ट माइनस करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ठीक है सर। तो 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 15
-5, 15 - 15 0, 20 - 15 5, 25 - 15 10। जब हम इसका सम करेंगे बाबू ये आएगा हमारा 0। ठीक है, करके देख लो, 15 - 15 खत्म, 0 हो गया। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, फिर 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 120 + 50 250। चलिए अब मीन ऑफ y करेंगे। मीन ऑफ y हमारा क्या आया है बच्चा? तो सर मीन ऑफ y हमारा 6 आया है। ठीक है सर, हम एक करके इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। 2 - 6 -4, 4 - 6 -2, 6 - 6 0, 8 - 6 2, 10 - 6 4। ये भी हमारा आंसर, सम इसका 0 आएगा तो 0 कर देंगे। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 0 4 16 22 40 सॉरी 20 + 20 40। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्स वाई। देखो हमें क्या है फॉर्मूला, एक्स वाई यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 × 2 10, 10 × 4 40, 15 × 6 90, 20 × 8 160, 25 × 10 250। अब हमें इनको ऐड करना है तो कर लेंगे। 16 × 25 500, 550। यहाँ पे आपका आएगा बाबू 550 आता है। ठीक है सर, तो हमने देखो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब तो देखो हमारा समेशन एक्स वाई आ गया 550। यस सर, एन 1 2 3 4 5 है सर, तो 5। ठीक है, मीन ऑफ एक्स तो सर मीन ऑफ एक्स 15 है, मीन ऑफ वाई 6 है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला? अरे हाँ बच्चा, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ही नहीं, अभी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताइएगा? तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? तो सर हमें चाहिए समेशन डी मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सर डी मीन स्क्वायर तो हमने निकाल रखा है। हाँ मेरे बच्चे, हमने निकाल रखा है, दैट इज 250। यहां देखो 250। एन क्या है सर? एन तो 5 है। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? तो सर 250 डिवाइडेड बाय 5 इंटू यानी कि 50 हो जाएगा। अब हम इसका अंडर रूट थोड़ा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेंगे जल्दी से करके बताइएगा बच्चे। हाँ, तो जैसा कि हमने चाहिए क्या बाबू, जल्दी बताओ जल्दी क्या होगा, जल्दी क्विक। सर आपने तो लिख रखा है। अरे हाँ बच्चा, मैंने तो लिख रखा है। क्या होगा सर? तो 7.0710। हाँ बच्चा, 7.0710 होगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। हाँ सर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? तो समेशन डी मीन ऑफ y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। डी मीन ऑफ y कितना आया है? तो सर 40 आया है। 40 आया है सर, और n कितना है? तो 5 है, यानी कि अंडर रूट 8 बराबर क्या होगा? तो अंडर रूट 8 बराबर होता है, क्या होगा बच्चा लोग जल्दी बताएं। वेरी गुड, 2.828। ठीक है, तो ये हमारा आ गया दोनों का रूट। सारा वैल्यू इंग्रेडिएंट देखो, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने रख रखे। सर आपने यहाँ ये साइन दिया, आप ये यहाँ लिख रहे हो। बच्चा आप कंफ्यूज ना करो, इसीलिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी से कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। वरना हमारे लिए क्या है, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे ये, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं करें। एसडी को ज्यादा समझ में आ रहा है, एसडी यानी एस मतलब स्टैंडर्ड, डी मतलब डेविएशन। तो आपके समझ के लिए एक काम करता हूं, मैं इसको यहाँ पे एसडी ही लिख देता हूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वेरी गुड। चलिए अब क्या करेंगे? तो सब कुछ आ चुका है। हाँ सर, फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर निकाल लेना है बस। अब क्या, अब तो सारे इंग्रेडिएंट्स आ सकता है। अब तो बस तड़का लगाना है बच्चा। तड़का लगाने में कौन सा समय? जी सर तड़का तो लगा देंगे। तो ठीक है, मैं नीचे वाला को इरेज कर रहा हूं ताकि, चूंकि देखो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं नीचे लिखो इरेज कर रहा हूं ताकि हमारा आंसर फॉर्मूला में पुट करके आ सके। तो करते हैं, हमारा समेशन एक्स वाई कितना आया है? तो सर 550 है। यस सर। एन कितना है? तो सर 5 है। मीन ऑफ एक्स कितना है? तो सर मीन ऑफ एक्स 15 था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और मीन ऑफ वाई कितना है? तो सर 6 है, तो देखो उसके बगल में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? तो 7.0710। 10 नहीं लिखिए सर, 0 नहीं लिखा जाता है। ठीक है बच्चा, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं 0 को हटा देता हूं। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है? 2.828।
2.828। इसको जब मैं सॉल्व करेंगे बाबू तो 110 आएगा, ठीक है, माइनस 15 इंटू 6 90 होता है, और नीचे वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आपका 20 पॉइंट कितना आ रहा है। तो बच्चा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 19.9967 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 19.9967, ये जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 1.0000 करके आएगा। यानी कि यहाँ देखो बाबू, ध्यान से देखो, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, देखो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन भी नीचे की ओर है और इसकी डायरेक्शन भी नीचे की ओर है। तो आप देखो आपका जो आंसर आया है बाबू, जो भी आपका आंसर आया है वो एक पॉजिटिव आंसर आया है, ठीक है, और ये आंसर 1 होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है बाबू हमें, क्योंकि डेसिमल के बाद 5th प्लेस के नंबर को कोई कंसीडरेशन में नहीं लिया जाता। यानी हमारा एग्जैक्ट आंसर आया है 1, यानी इन दोनों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो अगर याद रखना बच्चा, अगर हमें मीन के रिस्पेक्ट में बनाना हो तो हमें ऐसे तो बाबू प्रैक्टिस करते करते इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्राइमरी स्टेज पे जब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें एक बार बना लेना चाहिए, क्योंकि हमें कंसेप्ट भी बिल्ड करना है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। तो यहाँ पर डी मीन इसका स्क्वायर, डी मीन ऑफ वाई उसका स्क्वायर और एक्स वाई करेंगे, और इसी प्रकार हम अपने पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ मीन। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि होगा ऑन द बेसिस ऑफ अज्यूम मीन। तो बच्चों अभी आप लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन देखा वो तो बेसिस था मीन पे, और जो मीन आपका आया था बच्चा, वो अगर आपको ध्यान हो तो 15 और 6 आया था। मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया जानबूझ करके, कुछ दिखाना चाहता हूँ, समझना, बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा, आने दो, पहले आने तो दो। देखो तो मैंने अज्यूम को थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने चाहता तो मैं 15 ही बना सकता था 6, लेकिन फिर आप कहते सर आप तो मीन पे ही बना दिए, क्योंकि यही तो मीन था, तो मैंने चेंज कर दिया। मैंने अज्यूम मान लिया है 10 x के लिए और 4 मान लिया है y को। सर आप 10 भी तो मान सकते थे, मर्जी बच्चा आपकी, अजम्पशन तो है, जो आपको मन करे, जो आपको अच्छा लगे आप अज्यूम कर सकते हैं। जो आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे ये मानना चाहिए, मुझे 10 और 4 लगा तो मैंने 10 और 4 माना। आपको 25 10 मन करे 25 10 मान लेना, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप मानना। यहाँ पे कोई रफ एंड टफ नियम नहीं है कि आपको यही मानना है, ओके। चलिए आइए हमें dx निकालना है। सर dx क्या, तो dx बच्चा x माइनस a किसका, x का, a का x क्या माने हैं हम, 10 माने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे a बराबर 10, 5 माइनस 10 माइनस 5, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 10 10, 25 माइनस 10 15। हम इसका सम कर लेंगे बाबू, हमारा आ जाएगा सम इसका 25, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 25 0 25 100 225। इसी प्रकार हम dy निकालेंगे, y माइनस a, और a क्या माने हैं हम इसके लिए, तो सर आप तो 4 माने हैं तो हम 4 लिख देंगे। 2 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 और 6। तो मेरा हमारा क्या आ गया सम यहाँ पर 10। सर इसको नहीं ऐड करना होता, नहीं करना होता बच्चा, करना होता है, ये नहीं है, करना होता है। 325 50 375 375। चलिए इसका स्क्वायर कर लेंगे अब, तो 4 0 4 16 और 36, तो 36 16 52 56 और यहाँ पर आ गया हमारा 60। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, dx और dy का वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। उस क्वेश्चन में मीन में हम xy को किए थे, यहाँ पर हम dx और dy को करेंगे। तो -5 इंटू -2 10, 0 इंटू 0 0। याद रखना बच्चा, मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देना कहाँ कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कि रास्ता भटक जाना तो आंसर ही भटक जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, 15 इंटू 6 90, और 4 13 1 14। यहाँ पे आपका सम आ रहा है बाबू 150। सर हमें इतना याद कैसे करेंगे बाबू, देखो अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया ना तो आपको टेबल कभी दिक्कत नहीं करेगा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा तो टेबल हमेशा दिक्कत करेगा। कैसे सर, हम कैसे मान लें कि फॉर्मूला याद रहने से टेबल याद रहेगा। देखो ध्यान से देखो, R बराबर n
समेशन dx dy। देखो ये बता रहा है कि dx dy को गुना करना है और सम निकालना है, तो हम यहाँ पे गुना कर दिए, ठीक है। माइनस समेशन dx, देखो dx निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, dx निकाल दिए, इंटू समेशन dy निकालने के लिए कह रहा है, हाँ सर कह तो रहा है, हम लोग निकाल लिए। फिर अंडर रूट करने के लिए कहता है, तो अंडर रूट से कोई मतलब नहीं है फॉर्मूला को, मतलब इसको टेबल को, एन। फिर चाहिए समेशन dx स्क्वायर, तो देखो dx को स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, हाँ सर कह रहा है, तो कर दिए, माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर इनटू समेशन नहीं n समेशन n इंटू समेशन dy स्क्वायर, तो देखो dy का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, तो कर दिए, अब माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। तो बच्चा अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो कभी भी तुम टेबल नहीं मिस कर सकते, अगर फॉर्मूला भूल जाओगे वो तो टेबल कहाँ से बनेगा, है कि नहीं, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। चलिए n क्या है बच्चा, तो 5 है, समेशन dx dy क्या आया है, तो 150 है, समेशन dx क्या है, तो 25 है, समेशन dy क्या है, तो सर 10 है, समेशन dx स्क्वायर कितना है, तो 375 है, और समेशन dy स्क्वायर कितना है, तो बच्चा मेरे प्यारे बच्चों वो 60 है। तो इतने पहले आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम इसको पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा बताने में समय लगता है, समय मतलब स्पेस चाहिए, तो पहले आप इसको नोट करेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए एक एक करके इन सभी इंग्रेडिएंट्स को, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस फर्मा में, इस ढांचे में हम लोग ढालेंगे। तो n क्या है मेरे बच्चों, 5 है, समेशन dx dy सर 150, माइनस समेशन dx 25 इंटू समेशन dy 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n 5 समेशन dx स्क्वायर 375 माइनस समेशन dx 25 का होल स्क्वायर इंटू n सर n लिख रहे हैं आप, माफ करना बच्चा, 5 समेशन dy स्क्वायर कितना है सर 60 है, और समेशन dy सर वो 10 है, तो उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ गुना करेंगे 15 5 75 होता है, तो 750 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 375 इंटू 5, तो 5 5 25 का 5 हाथ में 2 7 5 7 5 35 27 का 7 हाथ में 3 3 5 15 और 3 18 माइनस 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 25 से 25 हाँ, और इंटू 300 माइनस 100। अब हमें कैलकुलेट करना है बाबू, तो ऊपर तो आ जाएगा हमारा 500 डिवाइडेड बाई 1875 में से 625 माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 8 में 6 गया 2 और 1 इंटू 200। तो यहाँ पर हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे बच्चा लोग, 1250 का अंडर रूट, यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं बच्चा लोग, डिलीट नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, इरेज कर रहे हैं बच्चा लोग, ठीक है। हाँ बच्चा लोग, तो अब हम लोग पहले अंडर रूट करेंगे 1250 का। तो जब हम लोग अंडर रूट करते हैं 1250 का, तो हमारा वैल्यू आता है 35.355 और 3, और जब हम अंडर रूट 200 करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 14.14 और 21, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 499.9981, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे बच्चा तो हमारा आंसर आएगा 0.00003, ठीक है। अब आप इसको बच्चा कहोगे सर आप तो कहते एक से ज़्यादा नहीं आएगा, तो बाबू कहाँ ज़्यादा है, राउंड भी करोगे तो बाबू 1 ही रह जाएगा। तो बात हमेशा याद रखना बाबू कि R, और आप देख सकते हो बाबू दोनों केस में आंसर आपका +1 आया ही है। आपने जब मीन को भी माना 15 और 6 मान के गया तो भी आपका +1 आया, और अज्यूम मीन से माना, तो ये बात हमेशा याद रखना बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किससे बना रहे हो, लेकिन
अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी में आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर आप सेकंड सेमेस्टर चाहे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपका ये दायित्व है कि आप इस वाले फॉर्मूला से बनाइए, यानी कि अज्यूम मीन से। क्यों? इसका टेबल भी अच्छा लगता है और इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन स्टूडेंट हैं तो आप अज्यूम मीन के प्रिंसिपल बनाइएगा, आप कभी गलती से भी इस वाले प्रिंसिपल बनाने के लिए नहीं आएगा। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पहला टॉपिक है। इसके अलावा अभी 2 और टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, जिसका नाम है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन और कंकरेंट डेविएशन। तो इसकी क्लासेस बाद में होंगी और लेक्चर डाले जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, टेक केयर, बाय।